नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी के ऊपर आधारित होने वाले हैं तथा उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि फरवरी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपर कक्षा के शिक्षकों के साथ क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए इससे संबंधित ऑप्शन फर्स्ट के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि माता पिता को भुलाने और उनसे अपेक्षाएं बच्चों को तुष्टि करना, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि भाषा को निपुण बनाने के गुण कृतियों को लिपि उन्नयन द्विविधि करना, या यहाँ पे फिर कहा गया ऑप्शन सी के अंदर कि यह याद रखना कि लिपि और ऊपर के कार्य पीछे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपि गुणकारी देना, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है कि बच्चों की कठिनाइयों के साथ या बच्चों की कठिनाइयों के लिए माता पिता को काम में सहायता करना चाहिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की तो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाता है कि बच्चों के कठिनाइयों के लिए माता पिता को काम में सहायता करना चाहिए। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं इस डिटेल एक्सप्लेनेशन में, तो जिसमें कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक की मुख्य भूमिका अपर कक्षा शिक्षकों के साथ सहयोग करना है। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल अर्थात पढ़ना लिखना गणित विकसित होते हैं जो अपर कक्षाओं का आधार बनते हैं। थोड़ा सा आगे बात करें तो सहयोग के तरीके अर्थात सहयोग के तरीके जैसे अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे माता पिता का जागरूकता अर्थात अगर माता पिता जागरूक होंगे तो घर पर ही सहायता के लिए प्रेरित करेंगे बच्चों को, इसलिए माता पिता का जागरूक होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पे बात करें आधारभूत कौशल मतलब भाषा गणित सोच और विकास, अगर ये उनकी कौशल अच्छे होंगे तो भी जो है वो भाषा गणित और सोच में विकास को थोड़ा सा बढ़ावा देंगे। और बात की जैसे कि संचार अर्थात प्रगति रिपोर्ट जैसे कि पीटीएम में अपर शिक्षकों या अपर शिक्षकों को जानकारी देना, या इसके बाद फिर बात करें तो सहायता, अगर यहाँ पे कमजोर बच्चों के लिए विशेष योजना भी बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे आरटी 2009 के अनुसार भी कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा मजबूत नींव है, अपर कक्षा सफलता प्राथमिक पर निर्भर करती है। अन्य विकल्प यहाँ पे अगर बात करें गलत होते हैं क्योंकि ए में कहा गया है भूलना गलत है क्योंकि सहभागिता आवश्यक है। बी में कहा गया है निपुणता सहयोग से आती है, एक या एकल प्रयास से नहीं आती है। वहीं पे पुस्तिका भरना प्रशासनिक है जो कि शिक्षण सहयोग मुख्य नहीं है। आगे थोड़ा सा बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में फिर से कहा गया है कि अपनी कक्षा के बच्चों को अपनी अवधारणाओं को बदलने के लिए अर्थात तो अपनी जो आपकी कक्षा है उसमें बच्चे हैं, उनकी अपनी जो अवधारणाओं को बदलने के लिए अपेक्षित कार्य करने में सहायता करने के लिए क्या होता है। देखो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि अवधारणाओं को बार बार दोहराना, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि बच्चे को असफल कार्य करने को कहकर, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है यह जानना कि सुधार के लिए क्या करना चाहिए और अपेक्षित कार्य करने को कहना है, या यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में कहा गया है कि तथ्यपूर्ण जानकारी देना। आप थोड़ा सा यहाँ पे बात करें इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगी कि यह जानना कि सुधार के लिए क्या करना चाहिए और अपेक्षित कार्य करने को कहना चाहिए। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, तो यहाँ पे कहा गया कि अवधारणा परिवर्तन अर्थात जो कॉन्सेप्चुअल चेंजिंग होती है वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अपने पूर्वग्रहित अर्थात जो मिसकंसेप्शन उनके अंदर अवधारणाओं को हो जाती हैं उनको सही जो वैज्ञानिक अवधारणाओं से बदलते हैं। शिक्षक जो होते हैं वो मार्गदर्शक बनकर सक्रिय अधिगम सुनिश्चित करते हैं। वहीं पे थोड़ा सा बात करें तो अवधारणाओं परिवर्तन का मॉडल जो होता है वो क्या होता था, तो पॉस्नर इटियल, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए जैसे कि असंतोष, अब असंतोष डिससेटिस्फेक्शन में क्या होता है जहां पे पुरानी अवधारणाएं होती हैं या गलत सिद्धांत हो जाते हैं। वहीं पे समझ की बात की जाए इंटेलिजिबिलिटी जिससे जिससे क्या होते हैं नई अवधारणाएं सरल बनती हैं।
वहीं पे बात करें थर्ड अगर यहाँ पे अवधारणा तो यहाँ पे संभाव्यता अर्थात प्लॉजिबिलिटी जो होती है इसमें नई अवधारणाएं विश्वसनीय बनाई जाती हैं। वहीं पे फोर में बात करें तो फलदायिता अर्थात फ्रूटफुलनेस में क्या होता है, नई अवधारणाएं उपयोगी होती हैं। वहीं पे थोड़ा सा आगे बात करें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो बच्चों को क्या गलत है, क्या सही है, कैसे करें बताकर स्व समाधान की ओर ले जाना ये शिक्षक का मुख्य कार्य होता है। वहीं पे अन्य विकल्प जैसे गलत होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए में कहा गया था दोहराव जो कि रटन तो अवधारणा परिवर्तन जो कि सही नहीं है। वहीं पे असफलता जो कि फ्रस्ट्रेशन प्रेरणा हानि से पहुंचती है। वहीं पे सी में कहा गया था आंसर डी में तथ्य देना जो कि जानकारी समझ नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में जो कि कहा गया 143 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बच्चों के गलतियों के संबंध में सही है, कौन सा बच्चों बच्चों की गलतियों के संबंध में सही है। तो ऑप्शन ए में कहा गया कि बच्चों को गलतियां करने से रोकना चाहिए, या ऑप्शन बी में कहा गया है गलतियां बच्चों को शिक्षक के अनुकरण करने के लिए कहना चाहिए, या ऑप्शन यहाँ पे बी सी के अंदर कहा गया है कि बच्चों के गलतियों को जानना चाहिए और सुधार के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें अपेक्षित कार्य करने को कहना चाहिए, या ऑप्शन डी के अंदर कहा गया है तथ्यात्मक जानकारी देना चाहिए। यहां तक हो गया। अब आगे बात करते हैं इसका सही ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं जिसमें कहा गया है कि गलतियां अर्थात तो गलतियां था सीखने का अभिन्न अंग जो होता है, हम सभी जानते हैं गलतियां होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सीखने अर्थात तो लर्निंग प्रोसेस में। वहीं पे आधुनिक शिक्षा में भी गलतियां जो होती है संदर्भ बिंदु मानी गई हैं जिनसे बच्चा स्व समाधान सीखता है। शिक्षक सुधारक नहीं है जबकि मार्गदर्शक होता है, अर्थात तो जो अध्यापक होते हैं वो एक प्रकार से सुधारक नहीं होते, वो मार्गदर्शन देते हैं जिससे बच्चे खुद सुधार करते हैं। थोड़ा सा आगे बात करें तो गलती अर्थात सुधार का सही तरीका जिसको हम स्काई फोल्डिंग कहा जाता है। अब स्काई फोल्डिंग क्या होती है अगर इसमें बात करें, जैसे कि पॉइंट ए में कहा गया गलती पहचाने। सबसे पहले स्काई फोल्डिंग में क्या होता है कि क्या गलत हुआ इसके विषय में अध्यापक को जानना आवश्यक होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे बात करें कि कारण समझाएं, फिर उसके बाद आपको ये भी समझना पड़ेगा क्यों गलत हुआ, अर्थात ये अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं या क्यों गलतियां कर रहे हैं, इस कार्य को करने में ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे समाधान दिखाया जाता है। अब इसके लिए अब सही कैसे करेंगे इसके लिए आपको बच्चों को समाधान देने होते हैं, अर्थात ऐसे कुछ रास्ते बताने होते हैं और फिर यहाँ पे आपको अभ्यास करवाने होते हैं उससे समझ, जिससे वो अगली बार ऐसी गलतियां ना करें। और वहीं पे बात करें अन्य विकल्प हमारे गलत होते हैं क्योंकि इसमें जैसे कि ए में कहा गया था कि रोकना जो कि डर या प्रयोगशीलता समाप्त करता है। वहीं पे अनुकरण जो होता है वो रटन या स्वतंत्र सोच नहीं होता है। वहीं पर तथ्य जो कि डी में कहा गया जो कि जानकारी जो कि समझ नहीं है। आप बात करते क्वेश्चन 144 के अंदर जिसमें कहा गया है कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, अर्थात आकलन जो होता है जिसको हम कहते हैं असेसमेंट, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्योंकि क्यों है, ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि बच्चों को अधिक बच्चों को अधिक जानने वाली तर्क से संज्ञा सकने के लिए अपनी सहपाठियों की तुलना में कार्य पर हो, या ऑप्शन बी में कहा कि आकलन से अधिगम बच्चों के अधिगम को समता ही और उसके अनुसार शिक्षण की पूर्णता भी होती है, या ऑप्शन सी में कहा गया आकलन एकमात्र तर्क है जो अवस्थित कार्य करता है और शिक्षक को पाठ्य और बच्चों की स्थिति मानने में मदद करता है, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है कि आज के समय में केवल आकलन ही शिक्षा का मूल है। अब इसमें से अगर बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी वाला बैठेगा क्योंकि यहाँ पे आकलन एकमात्र तर्क नहीं है जो अवस्थित कार्य करता है और शिक्षक को पाठ्य और बच्चों की स्थिति मानने में भी मदद करता है। थोड़ा सा डिटेल से भी बात हम कर सकते हैं इस पे। तो यहाँ पे आकलन जिसको हम इवैल्यूएशन कहा जाता है जो कि अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है क्योंकि यह वास्तविकता दर्शाता है, यह शिक्षक को क्या हो रहा है बताता है। और आगे बात करें तो आकलन के मुख्य कार्य की अगर बात करें जैसे कि इसके मुख्य कार्य होते हैं जैसे कि निदान, इसमें क्या होता है कमजोरी पहचानी जाती है, अर्थात निदान का मतलब जहां पे कमजोरी बच्चों के अंदर पहचानी जाती है।
फिर यहाँ पे क्या होता है, निर्धारण किया जाता है, अर्थात प्रगति जो होती है उसका मापन किया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है। फिर यहाँ पे निर्देशन होता है, निर्देशन मतलब शिक्षण सुधार के लिए कुछ यहाँ पे निर्देश दिए जाते हैं। फिर यहाँ पे वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन अर्थात व्यक्तिगत योजना बनानी पड़ती है, अर्थात बच्चे का जो मजबूत होते हैं उनके लिए अलग, कमजोर है उनके लिए अर्थात यहाँ पे वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। अन्य विकल्प यहाँ पे गलत होते हैं, क्योंकि जैसे कि ए में कहा गया था तुलना, जो कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, जो कि आकलन विकास मापता है। वहीं पे क्षमता समानता नहीं दिखाता है, इसलिए आकलन भिन्नता पहचानता है। वहीं पे डी में केवल आकलन की बात की गई थी, जो कि अपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण प्लस अधिगम प्लस आकलन समग्र होते हैं। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा इसमें, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसी में शिक्षण चक्र जैसे होते हैं, जहाँ पे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, जांचें की जाती हैं, सुधार किए जाते हैं और दोहराए जाते हैं। इस प्रकार से शिक्षण जो होता है, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन चलता रहता है। अब आगे बात करें क्वेश्चन 145 में, जिसके अंदर कहा गया है कि जब बच्चे एक विषय सामग्री में रुचि नहीं रखते हैं, तो उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे अच्छी होती है? कौन सी सबसे अच्छी होती है? तो ऑप्शन ए में कहा गया है पुस्तक को पढ़ने वाले बच्चों को वो ऊंचा गुणकारी पुरस्कार देने में, या ऑप्शन बी में कहा गया है कि यह कहना बच्चों को केवल प्रबंध प्रक्रिया करना चाहिए, पुस्तक को पढ़ने के लिए तर्क ले जा सकते हैं, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है पुस्तकालय में अधिक पुस्तकों को उपलब्ध कराना, या ऑप्शन डी के अंदर कहा गया है कि अधिक संध्या में बच्चे पढ़ें, शुक्र देकर वर्तनी में प्रबंध प्रेरित हो। अब यहाँ पे बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको सी वाला देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, तो रुचि की कमी का समाधान जो होता है वो वैकल्पिक सामग्री उपलब्ध कराना होता है। बच्चे स्वचयन करेंगे जो उनकी आंतरिक प्रेरणाएं जगाएंगे। और बात करें तो आंतरिक प्रेरणा के सिद्धांत की अगर बात की, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, डीसीआई रैन के अनुसार देखा जाए तो स्वायत्तता और ये रुचि होता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें फ्लो थ्योरी जो होती है, जो कि सिसेस्ट लेयर के द्वारा दी गई, जिसमें चुनौती और ये कौशल प्रवाह ये सभी चीजें देखी जाती हैं। वहीं पे एनसीएफ 2005 की अगर बात की, जिसमें बच्चा केंद्रित पठन होना चाहिए, ये की रणनीति है, वो पठन कोने बनाए जहां विभिन्न विधियां, कहानी, कॉमिक, पत्रिकाएं उपलब्ध हों। वहीं पे आगे बात करें अन्य विकल्प क्यों गलत होते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन ए में कहा गया था पुरस्कार, जो कि बाह्य प्रेरणा है, जो कि दीर्घकालिक रुचि समाप्त करता है। वहीं पे बी के अंदर कहा गया जबरदस्ती, जो कि विद्रोह अर्थात नकारात्मक दृष्टिकोण है। वहीं पे डी के अंदर कहा गया था दबाव, जो कि तनाव और पढ़ना घृणा को बढ़ावा देता है। वहीं पे बात करें सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या है, पठन कोना, जो कि विभिन्न विधियां, आरामदायक या स्वचयन, ये सभी क्या होती बच्चे के विषय चुनता है। और यहीं पे बात करें जैसे कि समय भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे दैनिक 5 से 20 मिनट स्वतंत्र पढ़ना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चर्चा अर्थात तो पढ़ने के बाद समूह वार्ता भी चर्चा करानी चाहिए। और यहाँ पे अवलोकन अर्थात तो कौन सी विधियां लोकप्रिय हैं उस पर भी बात करनी चाहिए। अब बात करते हैं 146 क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लिपि शिक्षकों को डैश डैश की आवश्यकता होती है। कौन सी लिपि शिक्षकों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि बच्चे को डांटने की आवश्यकता होती है, या बी के अंदर कहा गया बच्चे को निराश होने में, या सी के अंदर कहा गया अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की, या डी के अंदर कहा गया बच्चे को प्रोत्साहित करने की। अब यहां तक हो गया है। अगर बात की इसमें से करेक्ट आंसर की, तो इसका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर एक्सप्लेनेशन पे बात किया जाए तो प्रयास प्रोत्साहन आंतरिक प्रेरणा का आधार है। शिक्षक को सकारात्मक सुदृढ़ीकरण देकर ग्रोथ माइंडसेट विकसित करता है। बच्चा मैं कर सकता हूं सोचता है। इसके आगे थोड़ा सा बात करें तो प्रेरणा सिद्धांत जो होता है, या इसके आगे देखा जाए तो स्किनर ने कहा था जैसे कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण जो कि व्यवहार दोहराव को बढ़ावा देता है। और यहाँ पे बैंड्यूरा की बात करें तो इन्होंने आत्म प्रभाविकारिता पे प्रयास किया है। या इसके बाद बात करें जैसे कि डेसाई या रैन के अनुसार तो आंतरिक ये प्रेरणा पे बात करते हैं, जो कि स्वायत्तता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें डेवेक ग्रोथ माइंड सेट के अनुसार तो इन्होंने प्रयास से सफलता की बात की है।
वहीं पे शिक्षक की भूमिका की अगर बात करें तो शाबाशी या सही दिशा में हो सकता दिशा में हो कहना ये अच्छी बात होती है। अन्य विकल्प जैसे गलत होते हैं, जैसे कि ए में कहा गया डांटना, ये डर प्रयास समाप्त करता है। वहीं पे बी में कहा गया निराशा, हार मानना, आत्मविश्वास भंग। वहीं पे सी में कहा गया तुलना, जो कि हीनता, प्रतिस्पर्धा, तनाव को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 147 के अंदर, जहां पे कहा गया है मान्य अर्थात स्काई फोल्डिंग जिसको कहा जाता है, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? तो यहाँ पे बात करें किस कथन से आप सहमत हैं, तो यहाँ पे कहा गया कुछ बच्चे ही स्वभाव से निर्भर होते हैं और उपयोगी होते हैं। वहीं पे बी के अंदर कहा गया है सोचने को लिपि स्काई फोल्डिंग को अलग रखने चाहिए, या यहाँ पे सी के अंदर कहा गया प्रश्न और सुझाव के साथ स्काई फोल्डिंग को उनके कार्य में सहायता देना चाहिए, या डी के अंदर कहा गया सोचने को लिपि अधिप्रेरित करने में स्काई फोल्डिंग की कोई भूमिका नहीं होती है। अब यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि प्रश्न और सुझाव के साथ स्काई फोल्डिंग को उनके कार्य में सहायता देना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा, स्काई फोल्डिंग क्या होता है। तो स्काई फोल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो अधिगम सहायता जो होती है, जहां शिक्षक को अस्थायी समर्थन देकर बच्चे को स्व अधिगम की ओर ले जाता है। यह वाइगोस्की का जेडपीडी जो होता है, जहां पे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात जो करते हैं, उसमें क्या होता है सिद्धांत है। और थोड़ा सा अगर बात करें स्कैप फोल्डिंग के अंदर, तो इसके कुछ चरण हैं, जैसे कि सबसे पहले चरण में क्या होता है मॉडलिंग की जाती है अर्थात प्रदर्शन। दूसरा यहाँ पे चरण होता है इसका सुझाव अर्थात संकेत दिए जाते हैं। थर्ड होता है यहाँ पे प्रश्न अर्थात सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है। और फिर यहाँ पे फोर्थ पे होता है स्व अभ्यास अर्थात तो समर्थन हटाना, अर्थात बच्चों को खुद कार्य करने के लिए यहाँ पे अपना समर्थन या जो उनको सहायता देती है उसको हटाया जाता है। इसका अन्य विकल्प यहाँ पे गलत होते हैं, क्यों की बात किया जाए तो ए के अंदर कहा गया था कि गलत है क्योंकि सभी बच्चे सीख सकते हैं भिन्न गति से। उसके अलावा कहा गया बी वाला भी गलत होगा क्योंकि सोचना सक्रिय अधिगम का आधार है। वहीं पे डी में बात करें तो शिक्षक को सुविधा दाता है जो कि स्व अभ्यास चरण में 4 में होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि बाल कल्पना प्रश्नों का डैश डैश को योग्यता का आकलन करते हैं। क्या आकलन करते हैं? ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि सही उत्तर का प्रयोग करना, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया सही उत्तर का निर्माण करना, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया सही उत्तर का पुनरावृत्ति करना, या ऑप्शन डी के अंदर कहा गया सही उत्तर का पुनरावृत्ति करना। अब बात करें इसमें से करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बात करें तो बाल कल्पना प्रश्न जो होता है इसको हम हायर ऑर्डर थिंकिंग कहा जाता है क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है जिसको एचओटीस बी में कहते हैं, वे प्रश्न होते हैं जो उच्च संज्ञानात्मक स्तर की मांग करते हैं। बच्चा सही उत्तर स्वयं रचता है, ना कि रटता या दोहराता है। आगे बात करें तो ब्लूम का संज्ञानात्मक क्षेत्र जिसको हम रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी कहा जाता है, इसकी अगर कुछ बात करें क्या है क्षेत्र, जैसे कि स्मरण अर्थात यहाँ पे क्या है परिभाषा बताई जाती है जिसे वो बच्चे याद करते हैं। फिर यहाँ पे समझ अर्थात अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर आती है, जहाँ पे स्पष्ट किया जाता है कि कैसे इनको समझा जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे बात करते हैं अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन जो होते हैं अर्थात उपयोग कैसे किया जाएगा उनका। फिर यहाँ पे विश्लेषण अर्थात तो एनालाइज किया जाता है, अर्थात तो कारण बताओ कैसे उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद बात करें मूल्यांकन अर्थात लास्ट में यहाँ पे इवेल्युएशन की बात की जाती है। फिर यहाँ पे 6 नंबर पे सृजन अर्थात तो क्रिएटिव पे बात किया था, नया कैसे बनाओगे, ये क्रिएटिव होता। अन्य विकल्प भी यहाँ पे गलत होते थे क्योंकि उसमें कारण जैसे कि ए में कहा गया प्रयोग जो कि निम्न स्तर है लॉट्स, वहीं पर रटन, वहीं पे सी और डी क्या है वो पुनरावृत्ति अर्थात स्मरण स्तर या रटना को बढ़ावा देते हैं। अब बात करते हैं 49 पे, जिसमें कहा गया पाठ्य पुस्तक जो छात्रों को पढ़ने, लिखने, सोचने, चर्चा करने, अन्वेषण करने और कार्य करने का अवसर प्रदान करती हैं। वे अपने उद्देश्य में सफल हैं क्योंकि एनसीएफ 2005 पृष्ठ 13 के अनुसार शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी
फिर इसके आगे कहा गया है बी के अंदर बच्चों को अन्य अधिगम सामग्री और अन्य ज्ञान को साझा करने को कहना, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया पाठ्य पुस्तक के अनुसार डालना, या यहाँ पे फिर कहा गया पाठ्य पुस्तक को अध्याय के अनुसार पढ़ना। अब बात करें इसका करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको ए वाला देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा बात करें एक्सप्लेनेशन के ऊपर, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तक सक्रिय अधिगम उपकरण है, ना कि रटंत सामग्री। शिक्षण सुविधादाता बनकर बच्चों को प्रश्न पूछने प्लस खोजने के लिए प्रेरित करता है। वहीं पे आगे बात करें तो एनसीएफ 2005 के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, जैसे कि फर्स्ट में कहा गया बच्चा केंद्रित, जो कि सक्रिय सहभागिता को दर्शाता है। फिर यहाँ पे खोज आधारित, जो कि प्रश्न अन्वेषण पे संबंधित है। वहीं पे चर्चा आधारित, जो कि सह निर्माण ज्ञान का भाग होता है। वहीं पे कार्य आधारित, जो कि हाथों से अनुभव होता है। उसके अलावा रटंत, जो कि निष्क्रिय है, अप्रभावी रहता है। वो अन्य विकल्प यहाँ पे गलत होते हैं, क्योंकि ए जैसे कि बी में कहा गया था अतिरिक्त सामग्री, जो कि विघ्न या पाठ्यक्रम से भटकावा है। वहीं पे सी में कहा गया था डालना अर्थात अस्पष्ट सक्रियता नहीं है। वहीं पे अध्याय पढ़ना, जो कि शिक्षक को केंद्रित है, रटंत सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें 150 पे, जिसमें कहा गया प्रगतिवादी शिक्षा और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिगम बल देने वाले हैं। क्या बल देने वाले हैं? ऑप्शन ए के अंदर कहा गया देशीय सम्मान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देता है, या ऑप्शन बी में कहा गया देशी और पुनर्वास को निर्देश पर अधिकृत करता है, या ऑप्शन सी में कहा गया पाठ्य पुस्तक और प्रारंभिक के निर्देश पर अधिकृत है, क्योंकि वह ज्ञान के साथ काम करते हैं। वहीं पे डी के अंदर कहा गया इस मत पर विश्वास करते हैं कि शिक्षक को अन्य उपक्रम में दूर रहना और वर्तमान सम्मान में विधायक को प्रयोग के बाद बच्चों को पढ़ा नहीं जा सकता है। अब बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको डी वाला देखने को मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन पे बात करें तो प्रगतिवादी शिक्षा, जिसको हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है, ये जॉन डुई का एक सिद्धांत है, जो बच्चा केंद्रित, अनुभव आधारित और आलोचनात्मक चिंतन पर जोर देता है। यह पारंपरिक रटंत को अस्वीकार करता है। क्यों? और इसकी अगर बात करें मुख्य विशेषताएं क्या है, जैसे कि यहाँ पे अनुभव आधारित होता है, अर्थात इसमें अनुभव के आधार पे कार्य किया जाता है, सीखा जाता है। और यहाँ पे समस्या समाधान पे भी जोर दिया जाता है, वास्तविक समस्याओं पे जोर दिया जाता है। और लोकतांत्रिक कक्षा, अर्थात यहाँ पे सहभागिता पे ध्यान दिया जाता है। और आलोचनात्मक चिंतन पे भी इस पे काफी ज्यादा बात की जाती है, जो कि प्रश्न विश्लेषण है। वहीं पे रटंत या निष्क्रिय अप्रभावी कार्य होता है। उसके अलावा अन्य विकल्पों का खंडन यहाँ पे किया जाता है और अस्पष्ट प्रगतिवादी अनुभव पर केंद्रित होते हैं। वहीं पे पुनर्वास, पुराना दृष्टिकोण या पाठ्य पुस्तक पारंपरिक विधि या प्रगतिवादी क्रियात्मक होते हैं। अब आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि होमवर्क क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया अल्पकृत कक्षा के कम प्रभुत्व वाले उपयोग में शिक्षक है क्या है। ऑप्शन यहाँ पे आप डिटेल से हर एक ऑप्शन को पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना होगा। तो ये आज का आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।